हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सेट्स जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। बेसिकली सेट्स हमें 11th क्लास में पूछा जाता है। अब ये क्लास सीबीएसई और सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए बेनिफिशियल्स हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमने ये सीरीज़ चालू करी है क्लास 11th की, जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और क्वेश्चन सॉल्व भी हम इसके अंदर करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज इसी पे चलने वाली है। तो चलिए हम सेट्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम सेट्स का बेसिक समझते हैं कि सेट्स होता क्या है, किस तरह के हम सेट्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सेट्स बेसिकली होता क्या है, सेट्स की अगर सिर्फ डेफिनेशन देखें तो सेट्स की डेफिनेशन ये बोलती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन बोली, डेफिनेशन बता दी, बट इस डेफिनेशन से हम क्या बता सकते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। मतलब अगर मैं आपको कुछ डेटा दे दूं तो उस डेटा से आप बता सकते हो कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। ये तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन हो गई कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ डेटा है तो उस डेटा को मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो सेट है कि नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ दो कंडीशन याद रखना, जिसमें से मेरी पहली कंडीशन क्या है, श्योरिटी, और दूसरी कंडीशन है पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है श्योरिटी और क्या है पॉसिबिलिटी। अगर कोई डेटा मुझे गिवन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर लेता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैंने कलेक्शन ऑफ नंबर्स ले लिए। अब वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो हैं, अगर वो नंबर्स में मुझे श्योरिटी है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला नंबर्स ले लिए, या फिर मैंने ले लिए मंथ्स, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर मैंने ये सारे के सारे मंथ्स ले लिए। और क्या मैं बता सकता हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे के सारे जो मैंने मंथ्स लिए हैं, क्या ये सेट के अंदर आएगा, क्या सेट इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं चेक करूंगा कि वो श्योरिटी है कि पॉसिबिलिटी है। अब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर ही होते हैं। इसके अलावा कोई और मंथ होता है क्या, कभी ऐड हो सकता है, 12 ही रहे और 12 भी आगे चलते रहेंगे। मेरे पास श्योरिटी है कि यही मंथ्स होते हैं, ना इनसे कम होगा ना इनसे ज्यादा होगा, तो मेरे पास श्योरिटी है। तो मंथ्स ऑफ ईयर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक श्योरिटी हो गई, तो मतलब कि वो एक मेरा सेट बन गया। ठीक है, दूसरा केस अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोल देता हूं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो मैंने वर्ड यूज करा कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अभी मोस्ट डेंजरस एनिमल की कैटेगरी फिक्स नहीं है। क्यों, ये पॉसिबिलिटी है कि किसी एक एनिमल को हम उसके अंदर रख सकते हैं या फिर किसी एक को हटा सकते हैं। पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेगा। जैसे किसी के लिए डॉग डेंजरस होगा, पर किसी और पर्सन के लिए डॉग डेंजरस नहीं होगा, उसके लिए फ्रेंडली होगा। उसी तरह से दूसरे एनिमल्स भी आते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ एनिमल्स डेंजर होंगे कि कुछ एनिमल डेंजर नहीं होंगे। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल का अगर केस बताएं तो वो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है। और जब भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो सेट नहीं होगा, और श्योरिटी के केस में ही हम उसको सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी का एक केस और देखते हैं, जैसे कि हमने बोला कि बेस्ट 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट 10 बैट्समैन की बात कर रहे हैं। बेस्ट 10 बैट्समैन पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। किसी के लिए 10 बैट्समैन बेस्ट कुछ और होंगे, कोई और पर्सन के लिए 10 कुछ और अलग बैट्समैन होंगे। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब कि वो हमारा सेट के अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर ये लिखें कि नंबर ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत, ठीक है, नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत। अब चेतन भगत ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कलेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब सेट ऑफ नॉवेल्स हैं। श्योरिटी है कि उतने ही लिखे हैं। हाँ, अगर ज्यादा एक आध और लिखेंगे या फिर आगे जैसे ऑब्वियसली लिखेंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे जो नॉवेल्स होंगे वो उसी के अंदर ऐड होते जाएंगे। पर वो श्योरिटी है कि उन्होंने ही लिखे हैं। हम उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते कि नॉवल क्या चेतन भगत ने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो पॉसिबिलिटी वाली बात ही नहीं होती, वो श्योरिटी है। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत, वो क्या हो गई, मेरी एक श्योरिटी हो गई। ठीक है, तो जिनमें भी श्योरिटी होगी वो सारे के सारे कैसे होंगे, मेरे सेट्स कहलाएंगे। और जिनमें श्योरिटी नहीं मिलेगी वो सारे के सारे मेरे क्या कहलाएंगे, दे आर नॉट कॉल्ड सेट्स। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर्स का एग्जांपल बोल लेता हूं, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी होगा क्या, एक सेट। हम नेचुरल नंबर 1 से चालू होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, पर वो सारे के सारे फिक्स है ना कि उसके अंदर नेचुरल नंबर्स 1 से ही चालू होंगे प्लस इनफाइनाइट तक की, ये एक रेंज है और ये एक सेट कैरी करेगी। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, सेट्स के अंदर आएंगे मेरे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये सारे के सारे मेरे सेट्स के अंदर आएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेरा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। जिस भी केस में मुझे श्योरिटी मिले वो सारे के सारे मेरे सेट हैं। और जो पॉसिबिलिटी वाले केस बन गए जिसमें सब पर्सन का ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सबका, तो वो मेरी पॉसिबिलिटी बन गई, वो सेट के अंदर नहीं आएगी। तो ऐसे मैं बता सकता हूं कि सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे होंगे सेट कि नहीं होंगे। अब सेट्स जो होते हैं, सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, अभी क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। और सेकंड जो मेरा होता है वो मेरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही मेरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही तरह के फॉर्म मेरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे किसी भी सेट को लिखना है तो या तो मैं रोस्टर फॉर्म का यूज करूंगा या फिर मैं सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करूंगा। अब क्या होता है रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए मैं ब्रेसेस का यूज करता हूं, ये मैंने लगा दिए ब्रेसेस। इसके अंदर एलिमेंट्स जो आते हैं, सेट के अंदर जो भी चीज आती है वो एलिमेंट्स कहलाता है, उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमास से, ठीक है। और सेट मैंने मान लिया ए इक्वल टू, ये कोई मेरा सेट हो गया। सेट की वैल्यू हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और इसके अंदर कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, और इनको हम सेपरेट करते हैं कॉमास का यूज करके। तो ये होता है मेरा रोस्टर फॉर्म। अब जैसे मैंने नंबर्स ले लिए, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, जैसे ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो ये तरीका हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखने का। ए तो यहां पर भी लगेगा, इसमें हम ब्रेसेस तो यूज करते हैं, बट यहां पे पहले लगाओगे एक्स और फिर हम यूज करते हैं कोलन साइन का, इसको बोलते हैं कोलन साइन। और इसको अगर बोलोगे तो इसको यहां पे हम बोलने के लिए यूज करते हैं सच दैट। अब ये एक्स वो सारी वैल्यूज हैं जो सेट की हैं, एक्स सच दैट। अब इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा? ये क्या है मेरा? 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर्स है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बट एक्स इज अ नेचुरल नंबर से क्या शो हो रहा है कि सारे के सारे मेरे नेचुरल नंबर, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे के सारे मेरे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट मुझे कितने चाहिए? 1 से तो स्टार्ट होना है, पर कहां तक जाना है? मुझे 6 तक जाना है। अब इसमें लगा दूंगा वेयर, वेयर के आगे क्या? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 भी है इसलिए ग्रेटर देन का साइन लगाया और इक्वल टू का साइन लगाया। लेस देन या इक्वल टू कहां तक? 6 तक। तो ये जो ब्रेसेस था यहां से चालू हुआ और कहां पे खत्म हो जाएगा? यहां पे। देखो दोनों ही सेम, दोनों ही तरीके के मेरे सेट सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 से लेके 6 तक के मेरे नेचुरल नंबर दिखा रहा है, ये भी मेरा 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर दिखा रहा है, पर दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये तरीका कहलाता है मेरा रोस्टर फॉर्म और ये तरीका कहलाता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करने के और तरीके होते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब जैसे कि मैंने एक सेट लिया x, अब इस सेट x के अंदर मैं क्या वैल्यूज ले रहा हूं? 1 ले लिया, 4 ले लिया, 9 ले लिया, 16, 25 और कितना ले लिया? 36। अब ये सब क्या है आपको समझ में आ रहा होगा? ये स्क्वायर्स हैं, नंबर के स्क्वायर है। ये हो गया मेरा 1 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 2 का स्क्वायर, उसी तरह से 3 का स्क्वायर, और इस तरह से करते करते ये 6 का स्क्वायर, 4, 5 और ये 6 का स्क्वायर। ये वाला जो तरीका है ये किस में लिखने का हो गया? रोस्टर फॉर्म में। अब अगर मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले x लिख दूंगा, इक्वल्स टू लगा दूंगा, ओपन कर लूंगा ब्रैकेट, यहां पे लिख दूंगा x कोलन साइन, मतलब x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर कर सकता हूं मैं। देखो ये नंबर है ना 1, 2, 3, 4, ये n स्क्वायर कर दिया मैंने। वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 6, और इसको मैंने बंद कर दिया। दोनों ही एक ही सेट है पर लिखने का तरीका अलग अलग। ये मेरा रोस्टर फॉर्म में हो गया और ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मैंने एक सेट ले लिया y,
इसके अंदर मैं वैल्यूज रख रहा हूं, जैसे मैंने रखी वैल्यू जनवरी, ठीक है, फरवरी, यहां पे लिख दिया मैंने मार्च, इस तरह से करते करते अप्रैल, मई, जून, और पूरा का पूरा खत्म कर दिया कहां पे, दिसंबर तक। ठीक है, अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट के फॉर्म में, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे भाई, y such that y is a month of a year। क्या है y, मंथ ऑफ ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास ये वैल्यू, तो जन से दिसंबर तक। तो ये तरीका हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखने का, और ये तरीका हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, मतलब एक सिमिलर प्रॉपर्टी जो शो करे, रोस्टर फॉर्म में तो हम इस तरह से लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो भी चीज लिखी हो वो सेम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे। देखो इसमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, मंथ ऑफ ईयर, ये सारे के सारे क्या है, मंथ ऑफ ईयर। यहां पे सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, x इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर ये सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई, n 1 से लेकर 6 तक है, और सारी के सारे का कॉमन, इसमें यहां पे कॉमन क्या है, x इक्वल टू एन स्क्वायर, ये शो कर रहा है सिमिलर प्रॉपर्टी। जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी हमारी आती है वो हम यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में उसका यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया 1/2, यहां लिख दिया मैंने 2/3, यहां पे लिख दिया 3/4, यहां लिख दिया 4/5, और लास्ट वाला मैं एक और लिख देता हूं यहां पे 5/6, और लास्ट में एक और चलो 6/7। ये मेरा एक सेट हो गया किसका, रोस्टर फॉर्म का। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा इस पूरे को, देखो ए लिखोगे, a to a, मतलब a such that equals to क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक उसका ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर +1 करके डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लिखा +1 करके डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर, फिर +1 करके डिनोमिनेटर। तो सिंपल सा यहां पे लॉजिक लग रहा है, तो इतनी एबिलिटी आपको लगानी पड़ेगी अपनी। तो न्यूमरेटर मैंने n बोल दिया, और डिनोमिनेटर क्या कर रहा हूं, n+1 कर दे रहा हूं, यही कर रहा हूं मैं। न्यूमरेटर n बोल के डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूं, देखो n+1, अगर ये n है तो ये n+1, n है तो n+1, इस तरह से मैं जा रहा हूं। अब वेयर n, अब ये n है तो फिर उसकी कंडीशन भी देनी पड़ेगी कि कुछ लिमिटेड है कि नहीं, या फिर अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो ये तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो उसको इनफाइनाइट से खत्म करने के लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से चालू हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 6 आएगा, 7 कर दूंगा तो +1 एक और हो जाएगा, तो 6 तक आ रहा है, 6+1 करके यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह से ये कुछ मेरे एग्जांपल्स हो गए जो मैंने आपको बताया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म में, तो वो भी लिख सकते हो। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इस तरह के हम कुछ भी बना सकते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म, ये हम इजिली अब कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को। अब हम देख लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, कितने टाइप के सेट होते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या हो रहा है, इक्वल सेट का मतलब यही है कि एक सेट के एलिमेंट्स की सारी के सारी वैल्यू अगर दूसरे सेट के एलिमेंट्स में एज इट इज है तो ही वो कहलाएगा इक्वल सेट, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं हो सकते। तो इक्वल सेट का मतलब क्या हो गया, एक सेट का एलिमेंट, एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के इक्वल हैं तो ही वो इक्वल सेट कहलाएगा। दूसरा फाइनाइट सेट, मतलब कि फाइनाइट नाम से समझ में आ रहा है, मतलब एलिमेंट्स में लिमिट है, मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिस भी सेट के अंदर होंगे वो हमारा कहलाएगा फाइनाइट सेट। और इसी तरह से थर्ड वाला क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की बात करें तो अगर उसका एग्जांपल देखूं, पहले इसका देख लेता हूं। इसका एग्जांपल कुछ भी 5 तक रख दो, ये मेरा फाइनाइट सेट है, यहां से शुरू के यहां पे खत्म हो गया। इसका एग्जांपल मैंने चालू करा 1 से, 2 से लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और ये मैंने डॉट्स लगा के इसको यहाँ खत्म कर दिया। मतलब यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, चलता ही जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक या आगे तक जा रहा है, और यहाँ पे ये खत्म हो गया। उसी तरह से अगर इक्वल सेट की बात करूं, एक सेट ए है जिसमें मेरे पास 1 2 3 वैल्यूज लिखी हैं,
दूसरा सेट बी है मेरे पास जिसमें 3 1 2 वैल्यूज लिखी हैं। तो देखो एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें ऑर्डर है 1 2 3, इसमें ऑर्डर है 3 1 2, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कुछ भी हो, एलिमेंट सारे के सारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों के अंदर सारे के सारे एलिमेंट सेम है, इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी आ गया। अब भाई अगर देखो मेरे पास एक वर्ड ले लिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री एक सेट के अंदर है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स का मुझे एक सेट बनाना है तो मैं ले लूंगा, ए ले लिया मैंने एक सेट, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स का सेट बनाना है तो क्या लिखोगे, ये सारे के सारे उसके अंदर अल्फाबेट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, उसके अंदर अल्फाबेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं हमेशा सेट के अंदर। जब भी लिखोगे, रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं तो उसमें अंडरस्टूड हो जाता है। बट रोस्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सेट ऑफ एलिमेंट्स बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो देखो टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, वापस से ओ रिपीट हो रहा है तो नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना रिपीट नहीं होगा। उसके बाद अगर एम आ जाएगा, ई नहीं आया तो ई आ जाएगा, टी एक बार आ चुका है तो टी दोबारा नहीं लिखूंगा, आर भी एक बार लिख चुका हूं दोबारा नहीं लिखूंगा, और वाई लिख दूंगा। तो ये बन गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सेट, नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें सेट बनाना है तो हम कंपोजिट नंबर का सेट बना सकते हैं, वॉवल्स का सेट बना सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स का सेट बना सकते हैं, तो हम दोनों तरीके के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एक समझो सबसेट, सबसेट क्या होता है, एक सेट ले लिया मैंने ए के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने किसके अंदर डाल दी, ए के अंदर डाल दी। और एक बी ले रहा हूं मैं, बी के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी, जैसे कि मैंने डाल दी 2 3 5 7 और इसको मैंने यहां पे क्लोज कर दिया। एक सी सेट ले लिया मैंने और सी के अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी 7 8 10 12 13, ये मेरी सी के अंदर वैल्यूज आ गई। अब देखो, अच्छा सबसेट का पहले सिंबल देख लो, सबसेट को रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से, ये सिंबल है मेरे सबसेट का। अब सबसेट होता क्या है, ये मेरा एक सेट है ए, ये मेरा ए सेट है, इस ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है सारे के सारे में से कुछ एलिमेंट्स जैसे 2 3 5 7 2 3 5 7 कुछ एलिमेंट्स मेरे बी के अंदर है। तो इस तरह से मतलब क्या हो गया, बी ए का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर। तो इसी वजह से बी विल बी कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए। तो सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी क्या कहलाएगा, मेरा सबसेट ऑफ ए। तो एक तरह से ये हो गया सबसेट, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक होता है इसमें पावर सेट, एक सबसेट हो गया, एक आता है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। मतलब जैसे इसमें बी है, अब सी ए का सबसेट है क्या, देखो सी के अंदर 7 आ रहा है 8 आ रहा है, सी के अंदर मेरा 7 आ गया 8 आ गया, बट 10 12 13 मेरे ए के अंदर नहीं है, तो सी विल नॉट बी द सबसेट ऑफ ए, सी ए का सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब एक होता है सुपर सेट, जस्ट रिवर्स, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी तो हो गया सबसेट ए का, बट ए विल बी कॉल्ड एज द सुपर सेट ऑफ बी, मतलब ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो बी के अंदर हैं, बट उससे ज्यादा भी एलिमेंट्स हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। देखो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अगर दोनों में बराबर एलिमेंट्स हो गए तो वो क्या कहलाएगा, एक इक्वल सेट, फिर वो सबसेट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। बी के अंदर ऑब्वियसली कम एलिमेंट्स रहेंगे, ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, बट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए कैरी करेगा और उसके अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स कैरी करेगा, तो ए विल बी कॉल्ड एज द सुपर सेट ऑफ बी। तो ये हो गया मेरा सुपर सेट। इसके अलावा और कुछ छूट रहा है, एक चीज देखते हैं, एक साइन, ये साइन मैंने लिया,
इसको मैं बोलूंगा बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया, इसी कंडीशन में देखते हैं। ये जो मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें देखते हैं 3 अलग अलग सेट है मेरे पास, 1 इसमें है और इन दोनों में नहीं है, तो मतलब कि 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट किस सेट के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू ए, तो हमें उसकी लोकेशन बता देता है कि वो सेट, वो एलिमेंट किस सेट का है, तो मतलब कि 1 बिलोंग्स टू ए। अब अगर मैं 2 ले लूं, 2 बिलोंग्स टू ए एंड बी, क्योंकि देखो इसमें भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए बी। अब अगर मैं 7 ले लूं, 7 इसमें भी आएगा, 7 इसमें भी आएगा, 7 इसमें भी आएगा, तो 7 बिलोंग्स टू ए बी एंड सी, तो ये हो गया हमारा बिलोंग्स टू। तो इस तरह से हम सेट्स को पढ़ते हैं, सेट्स के क्वेश्चंस हम इस तरह से कर सकते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन सेट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे उसमें हम समझेंगे यूनियन क्या होता है, सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, और किस तरह से हम वैल्यूज उसकी फाइंड करते हैं अलग अलग सेट्स को हमें देखा जाए तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन सेट का। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज हमने चालू करी है, ये सारे के सारे हम पूरा सिलेबस इसके अंदर 11th क्लास का कवर करेंगे। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, इसका मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय।